वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो यूपी पुलिस यूपीएसआई आरओपीसीएस एग्ज़ाम कोई भी हो, आप बस इस क्लास को लेने के बाद किसी भी पीवाईक्यू या किसी भी प्रैक्टिस सेट कहीं भी कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा और फिर कहिएगा क्या कि यहाँ क्वेश्चन नहीं फंसा। और यदि किसी को डाउट हो कि भैया इतना लेवल आप क्यों लेके चल रहे हो, देखो मैं पहली बात आप लोगों ने 85% वोट किया था जब मैंने कराया था कि भैया यूपीएसआई तक पढ़ाना, ठीक है, तो मैंने यूपीएसआई तक कराया। और उसके बाद इतना लेवल क्यों लेके चल रहे हो, तो इसके लिए आप मुझे दोस्त मत दीजिए, पीवाईक्यू उठाइए यूपीएसआई के और देखिएगा क्या उसमें लेवल था या नहीं था, और कौन कौन से उठाने, 2021 वाले उठाने और 2017 वाले उठाने, ठीक है। उसके बाद आज हम पे हाथ मतलब उंगली उठाई कि हाँ भैया इतना लेवल क्यों लेके चल रहे हैं। और गारंटी मेरी बस यही है कि 100% क्वेश्चन, चाहे यूपीएसआई चाहे यूपी पीसीएस या आर कहीं भी हो, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये डीपीएसपी लास्ट तक पढ़ ली, खुद पे भरोसा है इसीलिए पढ़ाते हैं, और आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम आपको ऐसे कंटेंट देते रहेंगे। हम आप पहुँचे हैं भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 डीपीएसपी आप पहुँचे हम लोग डीपीएसपी भाग 4, कहाँ से 36 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलते हैं कारवा की तरफ। डीपीएसपी 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो 36 से 51 आर्टिकल में दिए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं। आयरलैंड का संविधान 1937 में निर्मित हुआ था, और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, स्पेन से लिए गए थे। बस एक चीज़ माइंड में डाल लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ आपको याद रखने के लायक बस यही है कि भारत के संविधान में जो क्या नाम डीपीएसपी ली गई वो आयरलैंड के संविधान से ली गई, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी प्लस दोनों को मिला के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लस फंडामेंटल राइट दोनों को मिला के संविधान की मूल आत्मा का यूपीएसआई में देखना जाके चीज़ पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी, और फिर कहना आगे यहाँ क्वेश्चन क्यों लेवल तक कराते हो। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल राइट दोनों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। और एक बात और कहेंगे, पूरे यूट्यूब में आप ऐसा कंटेंट ढूंढ के बताना कि हाँ भैया डीपीएसपी ऐसी पढ़ाई गई है, इस टीचर ने ऐसी पढ़ाई है, बस इतना कह देना आके। और ये भी उसका टाइमिंग भी देख लेना कि हाँ हम तो 20 मिनट में करा के चले जाते, वो 4-4 घंटे में कराता है। इनका मूल उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। एसएससी जीडी 2023 और ये तब क्वेश्चन आया था 23 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। ये वाला अब बताओ, इतना सब कुछ लिखेंगे तो आपको टाइम तो लगेगा ना। मैंने सब क्या नाम प्रूफ देना शुरू किया तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दिया करिएगा कि हम सब कुछ देख के आते हैं, इसीलिए देखिएगा फिर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। तो इनका मूल उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतना धन तथा संसाधन नहीं था, सरकार के पास धन तथा संसाधन नहीं था जो इन्हें उपलब्ध करा सकता है, सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इसीलिए उस टाइम पे संविधान में इसे सरकार की इच्छा पर डाल दिया गया था, ठीक है। केटी सा ने यूपीएसआई 2021, केटी सा डीपीएसपी केपी सा ने डीपीएसपी के लिए क्या क्या है कि राज्य के नीति दे सकता तो उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। इसलिए कहा था ये चीज़ क्योंकि डीपीएसपी उस चेक के समान है जैसे जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। जिस प्रकार क्या नाम जो राज्य है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है, ना कि वो बाध्य है। इच्छा होगी तो करेगा, इच्छा होगा तो नहीं करेगा, तो बाध्य तो है नहीं। उसी प्रकार बैंक है, उसकी इच्छा होगी तो चेक का भुगतान करेगा तो नहीं करेगा। इसीलिए केटी सा ने डीपीएसपी उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, ठीक है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय फिर भी देश के शासन में मूलभूत है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय मतलब है कि इसे कोर्ट द्वारा क्या नाम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता। मतलब इन्हें सरकार आपको दे भी सकती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, और नहीं भी दे सकती सरकार, इसके लिए बाध्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है कि मतलब कि बहुत अनूठी स्पेशल एक विशेषता है कि हमारे संविधान में क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी में संवैधानिक संशोधन है। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान आवश्यक है। यूपीएसआई 2021 और 2017 दोनों में पूछा गया था। अब पूछो, डीपीएसपी
डीपीएसपी में संवैधानिक संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान की आवश्यकता है। 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, अब देखिएगा, आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने डीपीएसपी के लिए क्या कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। इन्होंने वाक्य कहा था, क्या कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता है। और अब देखते हैं ये भीमराव अंबेडकर का कथन देख लेते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का कथन यूपीएसआई 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिख लिया। यूपीपी वाले बिल्कुल ध्यान मत दें इस कथन पे, और बाकी यूपीपी में जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं वही यूपीपी में डाल देते हैं। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही भाग 4 क्या डीपीएसपी में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सके। ये क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। ठीक है, सिद्धांत किसका? भीमराव अंबेडकर का है। बाकी पूरा दिया होगा किसका है और लिखा होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखो, डीपीएसपी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पे? समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। जनता क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है, समाज में क्या होना चाहिए, इसीलिए समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डीपीएसपी किन सिद्धांतों पर आधारित है, किन विचारधारा पर आधारित है। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 गांधीवादी, नंबर 3 बुद्धिजीवी विचारधारा पे आधारित है। तो डीपीएसपी समाजवादी, गांधीवादी और बुद्धिजीवी विचारधारा पर आधारित है। तीनों को याद रखना। इसमें एक भी क्वेश्चन, 1% क्या नाम जो कंटेंट है इरिलीवेंट नहीं होगा, जो क्या नाम क्वेश्चन पेपर में ना आया हुआ, जिसकी संभावना 1% भी छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 37। अब चलो जो आर्टिकल 36 पे चलते हैं। आर्टिकल 36 क्या है? राज्य। 36 से 51 तक जो भी आर्टिकल आएंगे वो सब राज्य के लिए आएंगे। ठीक है, राज्य के लिए, और राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 3 में क्या नाम वो भाग 3 में करवाई थी, किसमें? मूल अधिकार में। तो इसकी क्या नाम परिभाषा में कोई डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित मतलब कि ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य मतलब कि इन्हें संविधान से या क्या नाम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इन्हें लागू कराया नहीं जा सकता, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये देश के शासन में मूलभूत हैं, तथा यहाँ पे तथा लिख लेना चाहिए, देश के शासन में मूलभूत हैं। यूपीपी वाले खाली आर्टिकल याद रखेंगे, खाली आर्टिकल। ठीक है, जो डीपीएसआई वाला है तो फिर तो दोनों पढ़ के साथ में चलो, तो अगली बार पढ़ो तो रिवीजन हो जाए। आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38 में कितने न्याय दिए गए हैं? बहुत जगह क्वेश्चन पूछे थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना अथवा लोक कल्याण। तो क्या है आर्टिकल क्या नाम 38 में? बस यूपीपी वाले इतना याद रखना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अर्थात न्याय के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना था, लोक कल्याण करना। मेन अवधारणा क्या होनी चाहिए? लोक कल्याण। वो आर्टिकल 38 था। ये आर्टिकल 38 का 2 क्या कहता है? राज्य जो क्या नाम केंद्र, राज्य केंद्र भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। राज्य आय मतलब कि जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो राज्य चाहेगा कि सबको समान अवसर दिया जाए, और क्या नाम जो क्या नाम आय के नाम पे या प्रतिष्ठा सम्मान के नाम पे या सुविधा के नाम पे या अवसर के आधार पर असमानता को समाप्त करना। अवसर मतलब कि कोई पिछड़ा है, ठीक है, और उससे क्या नाम मौका नहीं मिल रहा, तो राज्य उसे हेल्प करेगा कि हाँ तुम्हें हमारा आरक्षण देंगे। तो ऐसा करके सिस्टम समझ सकते हो। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को दूर करना। तो आप लोग 38 में 2 में असमानता याद रखेंगे। और यूपीएसआई लेवल तक का ये मैं करा रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ थोड़ी मुझे लेवल लेके चलना पड़ा। आर्टिकल 39 का फर्स्ट क्या कहता है? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। मतलब कि राज्य है सभी नागरिकों के लिए, देखो हर चीज़ में राज्य करेगा, राज्य सभी नागरिकों को जीविका अर्जित करने के लिए साधन उपलब्ध कराएगा या साधन प्राप्त करने का अधिकार किसका? जनता का। उपलब्ध कराने का अधिकार किसको है? सरकार को है। मेल और फीमेल दोनों को,
महिला और पुरुष दोनों को। और क्या है, निःशुल्क विधि 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया क्या, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना गरीबों को। 39 काम है, 39 का यहाँ पे 39 का लिख लो, 39 का ठीक है। तो क्या, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना गरीबों को 39 काम है, ये चीज़ जोड़ी गई थी 44वें संशोधन द्वारा। 39 का बी, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, डी से लग लो ABCD करके, समाज के भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। राज्य है वो समाज में जितने भौतिक और प्राकृतिक संसाधन उनका उचित स्वामित्व एवं वितरण करेगा। अब देखिए, भौतिक तथा प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जंगल है ठीक है। तो जंगल है, किसी को लकड़ी की ज़रूरत है, तो राज्य ये नहीं कहेगा कि इस अमीर को पूरा दे दो गरीब को मत दो। तो राज्य क्या है कि उचित डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, समाज के भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व तथा वितरण करने देगा। ये नहीं सबको एक ही को सब कुछ दे दे। 39C क्या कहता है, बस यही आर्टिकल बड़ा, बाकी सब छोटे हैं। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। राज्य है विकेंद्रीकरण की डिसेंट्रलाइजेशन की या विकेंद्रीकरण की धारणा को रोकेगा। मतलब धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति के पास धन संकेंद्रण मतलब केंद्रण एक के पास नहीं इकट्ठा हो सकता। जैसे कि आप गांव के हो तो पूरे गांव का धन आपके पास इकट्ठा हो जाए तो राज्य सरकार नहीं करने देगी। सबको जीने का अधिकार, सब कुछ पाने का अधिकार, सबको खाने का अधिकार है। और एक 39D में क्या किया, पुरुष तथा महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 से तो पूछा गया था ना यूपीपी में कि आर्टिकल 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, मेल फीमेल और दोनों के। मतलब कि यदि आप यूपीपी में सिलेक्ट होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, ऐसा नहीं कि महिला की कम होगी पुरुष की ज़्यादा है, पुरुष की कम होगी महिला की सैलरी ज़्यादा होगी, नहीं, समान सैलरी मिलेगी, इक्वल समान कार्य ना। अब 39 का ई देखिएगा, 39 का ई क्या कहता है, कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण या श्रमिक आयु व शक्ति के आधार पर प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। जैसे कोई बीमार है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी उससे काम कराया जाना चाहिए, तो इससे काम नहीं कराने चाहिए। मतलब कि आप बीमार हो और आपको काम पे जाना चाहिए, मतलब कि जा रहे हो, तो राज्य सरकार आपको उतना उपलब्ध कराएगी कि आप बीमार होने पे आप काम करने मत जाइएगा। इस चीज़ का राज्य सरकार ध्यान रखेगी। इसका मतलब कहने का यही है। अब देखिए 39 का, या बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर। अपने देख लो, अगर गाँव में आंगनबाड़ी होगा और ये सब होगा, ये सब क्या नाम इसी DPSP के तहत ही होता है। जैसे दलिया मिलती होगी और पता नहीं चना मिलते हैं, दूध भी तो बढ़ता है, सब कुछ मिलता है। तो क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए एक राज्य एक क्या नाम एनवायरनमेंट उपलब्ध कराएगा या कोई अच्छी योजना लाएगा, बल्कि बाध्य नहीं है राज्य, लेकिन फिर भी ये DPSP के तहत ही कार्य होता है। अब आर्टिकल 40 देखिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस में दिया गया, आर्टिकल 40 में दिया गया। ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें कुछ ज़्यादा आप लोग समझ सकते हो, बाकी 243 में जब हम आएंगे तब उस वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे ग्राम पंचायतों का गठन क्या कैसे क्या होता है। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है कि काम पाने, शिक्षा पाने या बुढ़ापा बीमारी में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है, या कुछ दशाओं में सरकारी सहायता या काम शिक्षा पेंशन। जैसे काम पाने के लिए, शिक्षा पाने या बुढ़ापा बीमारी में लोक सहायता पाने में अधिकार को संरक्षित करता है। जैसे कि सरकार पेंशन देती है या काम शिक्षा के नाम फ्री देती है, तो आर्टिकल 41 के तहत आता है कि राज्य सरकार ये चीज़ करेगी। क्या करेगी, काम पाने के लिए कुछ ऐसा फैक्ट्री या कुछ भी खोल सकती है जिससे कि इंसान को काम मिल सके। शिक्षा पाने के लिए स्कूल खोल सकती है। बुढ़ापा बीमारी में लोक सहायता मतलब कि आपको, जैसे कि इस टाइम पे मोदी का वो 5 लाख वाला वो क्या चल रहा है, हालांकि वो उससे कुछ होता नहीं है, हेल्थ कार्ड, तो वो एक राज्य सरकार उस चीज़ को जनता का ध्यान रखेगी। क्या कैसे रखेगी, यहाँ आपको कार्ड दे दिया, आप इलाज करा सकते हो, हालांकि उससे इलाज कभी आज तक किसी का हुआ नहीं है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम शिक्षा या पेंशन, जैसे बुढ़ापा है, या मतलब ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, जैसे बुढ़ापा है तो आपको वृद्धावस्था पेंशन दे दी जाएगी। शिक्षा तो आप पाओगे, काम आपके पास काम उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। आर्टिकल 42 देखिए, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूत सहायता उपलब्ध कराना प्रेग्नेंट लेडी से। मतलब कि कोई भी कठोर कार्य नहीं करवाएगा,
राज्य सरकार, जैसे कि आपकी पुलिस में भर्ती हो गई, कोई लड़की है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी ऐसा नहीं कि रात में ड्यूटी लगा रही है, कहीं इधर लगा रही है, बहुत दौड़ भाग करा रही है, तो ऐसा नहीं करा सकती है राज्य सरकार। हालांकि बाध्य नहीं हो आप कि सरकार कराए तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हाँ एक राज्य सिद्धांत, क्या नाम, डीपीएसपी में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है कि हाँ इसमें क्या नाम काम नहीं कराया जाए। तो 42 क्या कहता है, न्याय संगत कि हाँ न्याय योग्य काम हो, कि उसकी मनोचित दिशा, मनोचित मतलब कि जब मनोचित का मतलब क्या है, जब कोई बीमार है तब उसे उससे कठोर कार्य ना कराना, मन के अनुसार कराना, इच्छा अनुसार। जैसे कि आप बीमार हो तो आप कहते हो आज मुझे जुकाम है, आज मम्मी हम काम नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत एक्टिंग दिखाते हो तो आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ हो जाती है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, पेट में दर्द होता है। जिससे कभी कोई टीचर सुनता था, कोई हार्ड सब्जेक्ट होता था तो कहते थे आज पेट में दर्द है, तो मम्मी के जब कहती दवा ले लो तो दवा भी नहीं खाते थे, दवा नहीं खानी चाहिए जितनी जल्दी, तो बहुत सारे रीज़न देते थे। तो वही चीज़ है क्या कि मनोचित मतलब जब का मन के अनुसार कोई भी लेडी काम करना चाहे तो कर सकती है, वरना उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य। तो न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रसूत सहायता उपलब्ध कराना, प्रसूत सहायता प्रेग्नेंट लेडी को कोई कठोर कार्य न कराए, न्याय संगत कार्य कराना, उसकी इच्छा अनुसार कार्य कराना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए जिससे कि व्यक्ति अपना परिवार चला सके। कुटीर उद्योग की स्थापना, छोटे मोटे उद्योग स्थापित कर दिए जिससे कि अपना व्यक्ति निर्वाह कर सके। तो इसमें तो आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा में शायद कितने रुपए मिलते हैं, 250 या 300 के करीब मिलते हैं शायद अब। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब 43 ये क्या कहता है कि 42वें संशोधन द्वारा ये चीज़ जोड़ी गई। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भाग लेने की स्वतंत्रता। जैसे कि कोई उद्योग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें सब मालिक और वही सब शामिल होंगे। उद्योग के जो क्या ना मैनेजमेंट होगा, कि हाँ इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी वर्क टाइम क्या होगा, कि इनका हेड कौन होगा, इतना मैनेजर कौन होगा, उस मैनेजमेंट में उद्योग में श्रमिक भी मतलब कि जो मैनेजमेंट बनाएगा इसके लिए फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री के मैनेजमेंट में श्रमिक की भाग लेने की स्वतंत्रता है। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। कोई भी व्यक्ति अपने उसमें अधिकार क्या नाम मैनेजमेंट में भाग ले सकता है कि हम भी नीति में शामिल होंगे, क्योंकि हम इसमें काम करते हैं, हमें पता है कि कितने टाइम पे क्या होना चाहिए। यही सब मतलब प्रबंधन मतलब समझ ही गए होगे, मैनेजमेंट। अब चलते हैं 43 बी पे। 43 बी क्या कहता है कि 43 बी 97 अमेंडमेंट 2011 में ऐड किया गया। क्या? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। मतलब कि स्वैच्छिक गठन या सहकारी समिति बनाना या लोकतांत्रिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये 43 बी में सहकारी समितियां बस याद रखना कि किस में जोड़ी गई थी। 43 बी में क्या दी गई? सहकारी समितियां। कब? 2011 में 97 संविधान संशोधन द्वारा। अब जोड़ते हैं सवाल, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। क्या है? समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन से? गोवा। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए एक ही चीज़ समान है। कि ये नहीं कि यहाँ मुस्लिम के धर्म क्या नाम नियम अलग और हिंदू के लिए अलग, तो सबके लिए समान न्याय होगा, समान कानून होगा। तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका मतलब यही है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। 86वें, देखो पहले था, फिर क्या हुआ? 86वें 86 संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 21 के ए में समाहित कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना देगा, जो 45 में था। लेकिन अब अनुच्छेद 45 में क्या है, अब आगे देखिए। अब जो अनुच्छेद 45 कहता है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कि अब 6 वर्ष से पूर्व बच्चों के पोषण की व्यवस्था करेगा। क्या? कौन करेगा? राज्य। 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों को पोषण की व्यवस्था करेगा, करता भी है राज्य, दलिया वगैरह वो सब देता ही है, और भी राज्य अपनी योजना नई नई लागू करता रहता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि राज्य SC ST OBC के हितों की रक्षा की जाएगी। राज्य द्वारा SC ST, देखो सरकार राज्य करेगा, राज्य SC ST OBC के हितों की रक्षा करेगा, अर्थात आरक्षण दे सकता है किसी भी कैटेगरी को। ठीक है, आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? मादक पदार्थों का निषेध, पोषाहार स्तर को बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना।
अस्पताल। जैसे राज्य क्या करेगा, मादक मतलब शराब है, द्रव्य है, इनको निषेध लगाएगा पदार्थों में, पोषाहार स्तर को बढ़ाएगा, दाल को उपलब्ध कराएगा, लोक स्वास्थ्य को बढ़ाना, हॉस्पिटल बनाएगा। लेकिन आजकल लोगों को अच्छे कहाँ लगते हैं हॉस्पिटल, आजकल तो कुछ और ही अच्छा लगता है। कोरोना जैसी बीमारी आती तब लोग हॉस्पिटल ही भागते हैं। चलो कोई ना, अब कहने का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि दुधारू पशुओं का वध रोकना, पशुओं की नस्लों में सुधार रखना। दुधारू पशुओं का वध रोकना, एनिमल हस्बेंड्री, दुधारू पशुओं का वध रोकना तथा पशुओं के नस्लों में सुधार करना। कौन सा आर्टिकल? अब देखिए 48 का क्या क्या कहता है, मतलब 48 का ये कहता है कि 42वां अमेंडमेंट 1976 क्या जोड़ा गया था, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, पर्यावरण में सुधार। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या क्या दिया गया, मतलब कि आर्टिकल 48 के काम में क्या क्या दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का काम होगा, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, पर्यावरण में सुधार करना किसके काम होगा, राज्य सरकार का काम होगा। आर्टिकल 49 क्या कहता है, 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जैसे लाल किला है, इसका क्या नाम देखभाल करेगा, संरक्षण करेगा। ऐसा तो नहीं लाल किला खराब हो रहा है कोई चीज़ तो उन सब की संरक्षण देखभाल सब कुछ करेगा। कौन से राष्ट्रीय स्मारक, लाल किला हो गया, क्या नाम ताजमहल हो गया, ये सब चीज़ें। अब देखते हैं आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी, कोई भी एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होंगे और कोई किसी पे किसी का दबाव नहीं होगा। न तो कार्यपालिका का न्यायपालिका पे दबाव होगा, न तो न्यायपालिका का कार्यपालिका पे दबाव होगा। न्यायपालिका अपना स्वतंत्र डिसीजन लेगी, कार्यपालिका अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगी। कार्यपालिका कार्य करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी, बस यही तो होता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। कुटुंबकम कुटुंब पृथ्वी, वसुधैव वसुधा, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं वसुधा, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, इसका अर्थ ये होता है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। राज्य कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ लेके तो पहुँच गए कहीं भी, शांति की और उसकी सबकी सपोर्ट करेगा। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन राज्य की कल्याण के अवधारणा से संबंधित है। देखो इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज का सिद्धांत उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने दी थी, इंग्लैंड के लॉर्ड बेवरेज ने की थी। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज ने सॉरी पीछे पे थोड़ा गलत हो गया है, चलो कोई ना। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन राज्य की कल्याणकारी अवधारणा से संबंधित है। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन राज्य की कल्याणकारी अवधारणा से संबंधित है। बस आप लोगों को इतना रखना कि इंग्लैंड में कल्याणकारी अवधारणा जो हमारे भारत में भी उन्हीं से ली गई, तो कल्याणकारी अवधारणा, राज्य की कल्याणकारी अवधारणा इंग्लैंड के लॉर्ड बेवरेज से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखना। भारत शासन अधिनियम क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने लिखा थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में निहित अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के संविधान में डीपीएसपी के रूप में समाविष्ट किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में निहित अनुदेश पत्र को 1950 में भारत के संविधान में डीपीएसपी के रूप में समाविष्ट किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। जो अनुदेश प्रपत्र था भारत शासन अधिनियम 1935 में, उसी को 1950 में हमारा डीपीएसपी के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। अब देखो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। डीपीएसपी का, ये धन का कोई केंद्रीकरण कर रहा है तो किसका उल्लंघन है, डीपीएसपी का उल्लंघन है। आइए 2021 में पूछा गया तो क्वेश्चन सिंपल था तो इसलिए मैंने लिख भी दिया कि यूपीएससी में खूब इसके चांस बढ़ जाते हैं, तो आप यूपी वाले बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। बताओ, सब लोग कहते हैं हार्ड या सिंपल। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें तीनों विचारधाराएं पूछी ना गई हों, जीडी से लेकर कोई भी एग्जाम हो। अब बताओ मुझे करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। गांधीवादी विचारधारा कहाँ कहाँ झलकती है, 40 में क्या है, पंचायतों का गठन। 43 बी क्या है, सहकारी समितियाँ। 43 क्या है, 46 देखो, 47, 48 मतलब एनिमल हस्बेंड्री। 38 देखो समाजवादी, 38 जो समाजवादी विचारधारा किन अनुच्छेदों में झलकती है, 38, 39 का 41, 42, 43 और 47। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपको क्या नाम सारे याद हो जाएंगे वो आर्टिकल तो आप लोग यहाँ पे आप प्रूफ समझ जाओगे कि इसमें कौन सी विचारधारा झलकती है। अब देखो संविधान, वो क्या नाम, पंचायतों का गठन मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सपोर्ट कौन करता था, गांधी मतलब करते थे, महात्मा गांधी, इसीलिए इसे गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। ऐसे समाजवादी क्या है कि समान नागरिक
वो क्या नाम वो 38 में दिया गया, 39 में क्या नाम महिला तथा पुरुष को समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो क्या होगा कि समाजवाद, समानता मतलब समाजवाद, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप उनको समझ में जब आर्टिकल याद कर लोगे तो आप लोग समझ जाओगे किसमें समाजवादी है किसमें गांधीवादी। अब उदार बौद्धिक सिद्धांत 44 में क्या है, 44 में समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक समान, 45 48 48 से 49 50 51 उदार बौद्धिक। अब कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश, देखो एक चीज़ याद रखना कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ कहाँ किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में दिखाई देती है। तो ये दोनों ऑप्शन है तो आप डीपीएसपी लगाओगे। अब यदि क्या नाम लास्ट में दे दिया जाए दोनों, तो आप दोनों को सिलेक्ट करोगे। ध्यान से सुन लो, यदि क्या नाम 4 ऑप्शन दिए गए हो उसमें कोई एक चुनना हो और ए बी ऑप्शन दोनों दिए हो तो आप डीपीएसपी चुनोगे, ठीक है, ध्यान से देना। और यदि क्या नाम 4 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन क्या है कि डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों, तो आप दोनों वाले को चूज करोगे। इस चीज़ को मैंने कन्फर्म कर दिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन लायक था इसीलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। अनुच्छेद 51 के तहत 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख ली हैं। क्या है अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत राज्य निम्न आदर्श लेकर चलेगा। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि। क्या है अनुच्छेद 51 के तहत क्या लेकर चलेगा राज्य, कौन कौन से आदर्श लेकर चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा। आर्टिकल था क्या 51, 51 तो मैंने करा दिया था ना, पीछे करा दिया था, ठीक है। आर्टिकल 51 का जो मैंने पीछे कराया उसमें क्या कहता है कि उसके आदर्श के अंतर्गत क्या लेके चलेगा। 2017 का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा राज्य, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध करेगा। राज्य यहाँ पे क्या नाम भारत सरकार भी हो सकता है और राज्य यहाँ पे स्टेट भी हो सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि स्टेट के लिए बात हो रही है, राज्य मैं पहले ही बता चुका हूँ। राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध स्थापित करना किसका काम होगा? राज्य। अब देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आभार का भाव रखना। जैसे कोई कानून या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या बना या कोई संधि हुई है तो ऐसा नहीं कि उनको तोड़े या उनके खिलाफ जाए, जो हुआ है उसको क्या नाम आभार व्यक्त करना और उनको मानना किसका काम होगा? राज्य का। किसके? आर्टिकल 51 के तहत होगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने लिख लिया इसे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई झगड़ा दो देशों के बीच हो गया तो राज्य उनमें सहायता ये करेगा कि लड़ो नहीं, आपस में लड़ो मत, हम मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या तुम्हारा विवाद है। जैसे कि आपके भाई भाई में लड़ाई होती, कोई फूफा को बुलाता है, कोई जीजा को बुलाता है, कोई किसी को बुलाता है, तो वहाँ पे वो सुलझाते हैं और मध्यस्थता करते हैं, मतलब कि दोनों के बीच में पूरा क्या नाम एक न्याय करके जाते हैं, आपको इतना मिल गया, आपको इतना मिल गया। उसी तरह राज्य क्या करेगा? मध्यस्थता करेगा, लड़ाई होने से बचाएगा। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है। देखो, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार नकारात्मक है क्योंकि वो राज्य के लिए नकारात्मक है। यदि राज्य ने उन्हें नहीं पूरा किया तो लोग कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। डीपीएसपी सकारात्मक है, राज्य करेगा तो भी अच्छा, नहीं करेगा तो भी अच्छा, आप किसी से लागू करवा नहीं सकते। बाध्य योग्य, फंडामेंटल राइट बाध्य योग्य, मतलब कि आप कोर्ट में जाके न्यायालय जाके उनको लागू करा सकते हैं। इनके कोई बाध्य योग्य नहीं, इनको कहीं भी लागू कराया नहीं जा सकता। कानूनी रूप से मान्य है, मतलब कि कानूनी रूप से मान्य, इन्हें क्या नाम एक कानून दिया गया कि हाँ ये चीज़ लागू ही होगी। नैतिक और क्या नाम डीपीएसपी क्या नैतिक व राजनीतिक मान्यता है। नैतिक मतलब एक तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया है या थोड़ी भी राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप इनको लागू करवा सकते हो। और राजनीतिक मान्यता है मतलब कि जो राजनीति है पॉलिटिक्स है वो चाहेंगे, राजनेता चाहेंगे तो वो काम होगा। व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण किस में है? फंडामेंटल राइट में। सामाजिक व आर्थिक कल्याण किस में है? डीपीएसपी में। नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, नागरिकों को स्वतः प्राप्त है मतलब जैसे जन्म लिया आपको स्वतः मिल जाएंगे। लेकिन डीपीएसपी क्या है? सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होंगे, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होंगे। अब सरकार ने लागू ही नहीं किया तो आपको कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए अब आपका द एंड होता है, मूवी के लास्ट में लिखा होता है द एंड। और डीपीएसपी आपकी बहुत अच्छे से मैंने कवर कराई। अब आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, क्या हो क्वेश्चन आपको होंगे कि नहीं होंगे, 100% आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना। और भाई यूपीपी वालों, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और ना हो तो देखो थोड़ा दर्द तो होगा, हार्ड होगा, लेकिन जब इन्हें 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज करोगे, 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो आप लोग इसमें सक्सेस 100% होंगे और आप लोगों को याद करने में भी आसानी मिलेगी। तो डीपीएससी बहुत अच्छे से कराई। अब उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पूरा करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैंने डीपीएससी में कुछ भी नहीं छोड़ा है और कुछ छूटा हो तो हाँ, जब नोट्स बनाइएगा तो लास्ट में एक पेज जरूर, एक पेज छोड़ दीजिए करिएगा कि जिससे कि आगे कोई नोट्स पढ़ाए या कोई अच्छा पढ़ाए, धोनी नहीं कहते आज हमें कल कोई और बेहतर आएगा।
परसों कोई और आएगा। जब तो नोट्स दोबारा कभी मत बनाना ज़िंदगी में। कभी भी नोट्स बनाने का एक ही तरीका होता है कि जैसे कि आपने डीपीएसपी पे बनाए 4 पेज के नोट, तो 5वां पेज आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जब कहीं दूसरी जगह या कोई अच्छी चीज़ मिले मॉक टेस्ट देते समय, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। मॉक देने का यही अच्छा तरीका होता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से कराए, कुछ कमी रहेगी तो अपना कमेंट कर सेक्शन में बताइएगा, नाराज़गी मत व्यक्त कीजिएगा। एक कह दीजिएगा भैया ये चीज़ कमी रहेगी तो मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में पूरे करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।